I learn, online learning, get better result. बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के अध्याय में ध्वनि साउंड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य अध्ययन बिंदु निम्न प्रकार हैं। 1. ध्वनि की उत्पत्ति। 2. मानव में वाक् ध्वनि का उत्पन्न होना। 3. ध्वनि का संचरण। 4. प्रबलता एवं तारत्व। 5. श्रव्य, अपश्रव्य व पराश्रव्य ध्वनि। 6. मानव कर्ण। 7. ध्वनि प्रदूषण। हम अपने जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनना प्रारंभ कर देते हैं। कोयल की कुहू कुहू, मुर्गे की बांग, पक्षियों की चहचहाट, गाय का रंभाना, पूजा घरों की घंटी, भजन, हारमोनियम, सितार आदि का संगीत और न जाने कितनी ही ध्वनियां पल प्रतिपल हमारे कानों में प्रवेश करती हैं। ध्वनि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्या आप जानते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण क्या है? आओ पता लगाएं। ध्वनि की उत्पत्ति। एक थाली को उल्टा रखकर उसके ऊपर कागज के टुकड़ों की 2-3 गोलियां बनाकर रखिए। अब एक चम्मच से उसे बजाएं। आप क्या देखते हैं? कागज के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों हिलते हैं? एक रबर बैंड के एक सिरे को दीवार से कील के सहारे बांधकर उसे तानिए। अपने दूसरे हाथ से रबर बैंड को मध्य से खींचकर छोड़िए। क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? रबर बैंड की गति का अवलोकन कीजिए। यदि रबर बैंड की गति रोक दी जाए तो क्या ध्वनि सुनाई देगी? उपर्युक्त गतिविधि से स्पष्ट होता है कि रबर को खींचकर छोड़ने पर यह ऊपर व नीचे की ओर कंपन करता है। इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं। वस्तुओं में कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ढोल, तबला, ढोलक, विद्यालय की घंटी आदि को बजाकर इन्हें छूकर देखिए। क्या इनमें भी कंपन होते हैं? मानव में वाक् ध्वनि का उत्पन्न होना। जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है। यह वाक् ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आओ करके देखें। गुब्बारे के रबर की लगभग 4 सेमी लंबी और 3 सेमी चौड़ी 2 आयताकार पट्टियां काट लीजिए। इन दोनों को आपस में सटाकर दोनों हाथों से पकड़कर खींचिए। अब इनके मध्य में अपने मुंह से तेज हवा फूंककर ध्वनि निकालने का प्रयास कीजिए। अपने मित्र को इसे देखने के लिए कहिए। अब यही क्रिया आप अपने मित्र को करने के लिए कहें तथा आप स्वयं इसका प्रेक्षण करें। फूंक लगाने पर पट्टियां खुलती और बंद होती हैं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के गले की कंठनली में 2 स्नायु या संधि बंधन होते हैं, जिन्हें हम वाक्तंतु कहते हैं। हमारे वाक्तंतु प्राकृतिक वाद्य यंत्र हैं। वाक्तंतु बोलते समय इस तरह से खींच जाते हैं कि इनमें एक पतली झिरी बन जाती है। जब फेफड़ों की हवा इस झिरों में से तेजी से निकलती है तो वाक्तंतु में कंपन पैदा होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया लगभग उसी तरह से होती है जैसा कि रबर की पट्टियों में कंपन होते हैं। ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण भिन्न भिन्न माध्यमों में निम्न प्रकार होता है। वायु में ध्वनि का संचरण। ध्वनि उत्पत्ति स्थान से हवा में गति करती हुई हमारे कान तक पहुंचती है। वायु में ध्वनि का संचरण कंपनों के द्वारा होता है। जब वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास की वायु के कण भी कंपन करने लगते हैं। हर कंपित कण इन कंपनों को अपने संपर्क में आने वाले अन्य कणों को स्थानांतरित करते हैं। इस तरह ध्वनि के कंपन एक के बाद एक वायु कणों से होते हुए हमारे कान तक पहुंचते हैं। कान के पर्दे के समीप वाले वायु कण कंपन करते हैं। इनकी टक्कर से कान का पर्दा कर्णपटल कंपन करता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। क्या ठोस तथा द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है? आओ जानकारी करें। ठोस में ध्वनि का संचरण। 1 मीटर स्केल, लगभग 2 मीटर लंबा धातु का तार एवं इतनी ही लंबा धागा लीजिए। मीटर स्केल के एक सिरे को अपने कान पर लगाएं तथा दूसरे सिरे पर अपने मित्र को नाखून से हल्के हल्के रगड़ने को कहिए। क्या आपको स्केल पर रगड़ने की ध्वनि सुनाई देती है? इसी प्रकार धातु के तार तथा धागे को तानकर यह प्रक्रिया दोहराए।
एक सिरे को रगड़ने से उसमें उत्पन्न कंपन ठोस के कणों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए दूसरे सिरे तक पहुंचते हैं, अतः स्पष्ट है कि ठोस में भी ध्वनि का संचरण होता है। प्रयोगशाला में स्वरित्र को कंपन कराने के बाद उसको कान के पास लाने पर ध्वनि सुनाई देती है। एक माचिस की 2 खाली डिब्बियों के अंदर वाले भाग को लेकर छेद कीजिए। इन छेदों में तीलियों से लंबा धागा बांधिए। 2 विद्यार्थी दोनों डिब्बियों को अलग अलग पकड़कर एक दूसरे से दूर चले जाए। एक विद्यार्थी डिब्बी को कान के पास रखे तथा दूसरा विद्यार्थी डिब्बी में धीरे धीरे बोले, यह आपका खिलौना टेलीफोन है। सद्रव में ध्वनि का संचरण। पानी से भरी बाल्टी में 2 पत्थरों को आपस में बजाएं। क्या पास खड़े व्यक्ति को यह ध्वनि सुनाई देती है? निश्चित ही आप इस ध्वनि को भली भांति सुन सकते हो। अतः स्पष्ट है कि द्रव पदार्थों में भी ध्वनि का संचरण होता है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि ठोस, द्रव व गैस वायु तीनों माध्यमों में ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं? 1. ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में तथा सबसे कम वायु में होती है। 2. 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3. चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री दूसरे अंतरिक्ष यात्री से आपस में बातचीत नहीं कर पाता है क्योंकि चंद्रमा पर वायु नहीं होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। आयाम, आवृत्ति एवं आवर्तकाल। चित्र के अनुसार कंपन कर रही वस्तु अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति ए पर जाती है तथा पुनः ऊपर आते हुए नीचे की ओर के अधिकतम विस्थापन बिंदु बी तक जाती है और फिर ऊपर की ओर गति करते हुए पुनः ऊपर आती है। इस प्रकार एक कंपन पूर्ण होता है जिसे निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं। ए से ओ और ओ से बी। आयाम, कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। चित्र में आयाम में ओ बराबर OB है। वस्तु ए द्वारा 10 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या 500 है तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या बराबर 500 भाग 10 बराबर 50 है। वस्तु बी द्वारा 10 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या 400 है तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या बराबर 400 भाग 10 बराबर 40 है। वस्तु सी द्वारा 5 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या 100 है तो 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या बराबर 100 भाग 5 बराबर 20 है। किस वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या अधिक है? स्पष्ट है कि वस्तु में प्रति सेकंड कंपनों की संख्या अधिकतम एवं वस्तु सी में न्यूनतम है। आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। उपर्युक्त सारणी में आपने कंपनों की कुल संख्या में कंपनों में लगे समय का भाग देकर प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज्ञात की है। अतः हम कह सकते हैं कि आवृत्ति निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जा सकती। आवृत्ति बराबर कंपनों की कुल संख्या बटे कंपनों में लगा समय। आवृत्ति का मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है जिसे हर्ट्ज भी कहा जाता है। कंपन काल या आवर्तकाल। एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल एवं आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आवर्तकाल 1/आवृत्ति। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। प्रबलता एवं तारत्व। प्रत्येक व्यक्ति, जंतु, वाद्य यंत्रों की ध्वनियां अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे कानों में ध्वनियों के अनुभव को 3 लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ये 3 लक्षण हैं प्रबलता, तारत्व एवं गुणता। यहाँ हम केवल प्रबलता एवं तारत्व पर चर्चा करेंगे। गुणता के संबंध में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। प्रबलता किसे कहते हैं, आओ समझें। अध्वनि की प्रबलता। एक थाली या अन्य धातु पात्र पर चम्मच से पहले धीरे तथा बाद में जोर से चोट कीजिए।
किस स्थिति में ध्वनि तीव्र या अधिक प्रबल है तथा किसमें क्षीण या कम प्रबल है। आपने ढोल या ढोलक बजाते हुए भी देखा होगा कि जब इन पर जोर से चोट की जाती है तो तीव्र या अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, किंतु जब हल्की चोट की जाती है तो कम प्रबल या क्षीण ध्वनि उत्पन्न होती है। आगे दी गई सारणी में दिए जोड़ों में से क्षीण एवं प्रबल ध्वनियों की पहचान कीजिए। जोड़ा चिमटा एवं घंटा में चिमटा कम प्रबल एवं घंटा अधिक प्रबल ध्वनि करता है। जोड़ा शेर की दहाड़ एवं मच्छर की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट कम प्रबल एवं शेर की दहाड़ अधिक प्रबल होती है। जोड़ा ढोल एवं सितार में सितार कम प्रबल एवं ढोल अधिक प्रबल ध्वनि करता है। जोड़ा बांसुरी एवं बैंड वालों का बड़ा बाजा में बांसुरी कम प्रबल एवं बैंड वालों का बड़ा बाजा प्रबल ध्वनि करता है। जोड़ा घुंघरू एवं ताश में घुंघरू कम प्रबल एवं ताशा अधिक प्रबल ध्वनि करता है। जब आप धीमे बोलते हैं तो कम तीव्रता या प्रबलता की ध्वनि निकलती है, लेकिन जोर से बोलने पर अधिक प्रबलता की ध्वनि निकलती है जिसकी तीव्रता या प्रबलता अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता उसके कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम बढ़ने पर बढ़ती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल डीबी है। बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन के अन्य अनुभवों से भी ध्वनि के प्रबल या क्षीण होने के उदाहरण खोज सकते हैं। इन्हें खोजिए एवं इन पर चर्चा कीजिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। बतारत्व एक चिमटा एवं घंटी को बजाकर देखिए। किसकी ध्वनि महीन, तीखी या बारीक है तथा किसकी ध्वनि मोटी या भारी है। आप अपने अनुभव के आधार पर ध्वनि यंत्रों के जोड़े बनाकर उनकी ध्वनियों को तीक्ष्ण, बारीक तथा भारी मोटी आवाजों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे स्त्री व पुरुषों में सामान्यतः स्त्रियों की आवाज महीन होती है तथा पुरुषों की आवाज अपेक्षाकृत भारी होती है। ध्वनि के तीक्ष्ण, महीन अथवा भारी मोटी होने के लक्षण को तारत्व कहते हैं। ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व या आवृत्ति अधिक होने के कारण महिलाओं और बच्चों की आवाज पुरुषों की तुलना में सुरीली व बारीक होती है। अतः स्पष्ट है कि उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति न्यून होती है। कारण खोजिए। 1. ढोलक की ध्वनि की अपेक्षा सितार की ध्वनि अधिक मधुर लगती है। क्योंकि सितार की ध्वनि का तारत्व या आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए सितार की ध्वनि अधिक मधुर लगती है, जबकि ढोलक की ध्वनि का तारत्व या आवृत्ति कम होती है, इसलिए ढोलक की ध्वनि कम मधुर लगती है। 2. कोयल और कौए की ध्वनि में से कोयल की ध्वनि अधिक मधुर लगती है। क्योंकि कोयल की ध्वनि का तारत्व या आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए कोयल की ध्वनि अधिक मधुर लगती है, जबकि कौए की ध्वनि का तारत्व या आवृत्ति कम होती है, इसलिए कौए की ध्वनि कर्कश लगती है। तो बच्चों, आप अपने आसपास की ध्वनियों की तुलना करके पता कीजिए कि किस ध्वनि का तारत्व अधिक है तथा किसका कम है। अब तक के विवेचन से आप ध्वनि की प्रबलता और तारत्व में अंतर समझ गए होंगे। विभिन्न वस्तुओं की प्रबलता एवं तारत्व की भिन्नता के कारण हम उनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे शेर की दहाड़ की प्रबलता मच्छर की भिनभिनाहट से अधिक होती है, किंतु शेर की दहाड़ का तारत्व मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। यह भी अनुभव कीजिए। एक ही वाद्य यंत्र से भी अलग अलग तारत्व की ध्वनि निकलती है। किसी हारमोनियम के अलग अलग बटन को दबाने पर अलग अलग तारत्व आवृत्ति की ध्वनि निकलती है। क्या किसी बांसुरी के अलग अलग छेदों को खोलकर बजाने पर तारत्व में अंतर होता है? आप अपने आसपास उपलब्ध वाद्य यंत्रों को बजाकर तारत्व के बदलने का अनुभव कीजिए। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आओ जानें। श्रव्य, अपश्रव्य व पराश्रव्य ध्वनि। हमारे कान कम से कम 20 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकते हैं और अधिकतम 20,000 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुन सकते हैं।
श्रव्य ध्वनि की परिभाषा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम तथा 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक का प्रयोग रोगों के निदान के लिए प्रयुक्त अल्ट्रासोनोग्राफी करने में किया जाता है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में सोनोग्राफी भी कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार नामक यंत्र द्वारा समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है तथा पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग समुद्र में पनडुब्बी की स्थिति व चाल ज्ञात करने में भी किया जाता है। चेतावनी सोनोग्राफी का प्रयोग गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु के विकास व स्वास्थ्य की जांच करने में किया जाता है। कुछ लोग जांच के दौरान शिशु के लिंग का पता लगाते हैं तथा गर्भस्थ शिशु कन्या है तो गर्भपात करवा देते हैं। इसे भ्रूण हत्या माना गया है। हमारे देश में लिंग जांच के लिए भ्रूण परीक्षण करना व करवाना दोनों ही एक कानूनी अपराध है। समाज में बेटियों को भी जीने का समान अधिकार है। यह भी जानिए। कुछ जंतु जैसे कुत्ते, चमगादड़, चूहे, व्हेल आदि पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग खोजी कुत्तों को प्रशिक्षण देने में करते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करके परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि को सुनता है जिससे उसे अवरोध का पता चलता है। इसी कारण यह रात्रि के अंधेरे में भी उड़ सकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। मानव कर्ण। मनुष्य के कान के बाहरी भाग की आकृति कीपनुमा होती है। इसे पिन्ना कहते हैं। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसे श्रवण गुहिका कहते हैं। इस नली के सिर पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। यह झिल्ली कर्णपटह ईयर ड्रम कहलाती है। कर्णपटह को सामान्य भाषा में कान का पर्दा भी कहते हैं। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को अंतःकरण तक भेज देता है। यहाँ में श्रवण तंत्रिका द्वारा संकेतों को मस्तिष्क तक भेजा जाता है। इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। यह भी करके देखें। कान के पर्दे के कंपन की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित गतिविधि कीजिए। कागज का एक गिलास लीजिए। इसके पेंदे वाले भाग को काट लीजिए। इसके एक सिरे पर रबड़ के गुब्बारे की झिल्ली को तानकर बांध दीजिए। इसके ऊपर थर्मोकोल के 4-5 सूक्ष्म टुकड़े रखिए तथा किसी विद्यार्थी को खुले सिरे पर कुछ शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहिए। ध्यान से देखिए, थर्मोकोल के टुकड़े ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं। जब ध्वनि गिलास के खुले सिरे में प्रवेश करती है तो यह इस गिलास के दूसरे सिरे पर रबर की झिल्ली से टकराती है और रबर की झिल्ली को कंपित करती है जिसके कारण थर्मोकोल के टुकड़े ऊपर नीचे उछलते हैं। ध्वनि प्रदूषण। आपके द्वारा अनुभव की गई ध्वनियों में से कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनियों तथा अप्रिय ध्वनियों को वर्गीकृत कीजिए। सुस्वर ध्वनियां कानों को प्रिय या सुखद लगती हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों सुस्वर होती है। वे ध्वनियां जो कानों को अप्रिय लगती है उन्हें शोर कहते हैं, जैसे यातायात के साधनों से उत्पन्न ध्वनि, अत्यंत प्रबल ध्वनि युक्त संगीत, निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनि इत्यादि। हल्की ध्वनि जैसे श्वास लेना जिसकी तीव्रता 10 डेसिबल तक होती है। धीमी बातचीत की तीव्रता 20-30 डेसिबल तक होती है। रेडियो संगीत सामान्य रूप की तीव्रता 50-60 डेसिबल तक होती है। ध्वनि की तीव्रता 50 डेसिबल तक होने पर हमें ध्वनि सामान्य व कर्णप्रिय लगती है। 50 से 80 डेसिबल की ध्वनि हम सहन कर सकते हैं, जैसे हल्का यातायात, विद्यार्थियों का शोर, सामान्य संगीत आदि। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को असह्य माना गया है, चाहे वह सुरमय संगीत ही क्यों न हो।
ध्वनि प्रदूषण निरंतर होने वाले तीव्र शोर जैसे मोटर गाड़ियों की आवाज, रेल इंजन की आवाज, कारखानों, लाउड स्पीकर की ध्वनि आदि से होता है। शोर प्रदूषण के कारण दैनिक जीवन की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, सुनने की क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से कम होना व कभी-कभी बहरापन भी आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। 1. यातायात के समस्त वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू विद्युत उपकरणों में शोर कम करने वाली युक्ति साइलेंसर का उपयोग किया जाना चाहिए। 2. शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित होने चाहिए। 3. टेलीविजन व लाउडस्पीकर की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। 4. सड़कों व भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए ताकि ध्वनि अवशोषित हो सके। यह भी जानें, भारतीय संगीत प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें संगीत के 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। संगीतकार इन सुरों का उपयोग कर सुमधुर संगीत की रचना करते हैं। भारतीय संगीत में विभिन्न राग रागिनियां होती है जो इन 7 सुरों पर ही आधारित होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, साथ ही अन्य के साथ शेयर करें एवं अन्य अध्यायों के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें आइलैंड चैनल को। तो बच्चों, आज हमने अध्याय ध्वनि साउंड का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः प्रकाश डालते हैं। वस्तुओं में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे गले में स्थित वाक् तंतु में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम का होना आवश्यक है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक, द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल या कंपन काल कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन का आयाम अधिक होने पर ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है। ध्वनि की तीक्ष्ण, महीन अथवा भारी मोटी होने के गुण को ध्वनि का तारतव्य कहते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर तारतव्य बढ़ता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जबकि 20,000 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ध्वनि द्वारा मानव के कर्णपटे में कंपन होते हैं, जो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में भेज दिए जाते हैं। इससे हमें ध्वनि का अनुभव होता है। वे ध्वनियां जो कानों को अप्रिय लगती है, उसे शोर कहते हैं। शोर प्रदूषण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अतः हमें इसे कम करने के प्रयास करने चाहिए।